नाउ लेट्स सी सेक्शन 80 QQB एंड 80 RRB, ये दोनों जो सेक्शन है सेम लाइंस पे चलेंगे। और क्या है इसके अंदर, रॉयल्टी इनकम है। एक रॉयल्टी ऑन बुक्स है और एक है रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। तो एक बुक का रॉयल्टी और एक पेटेंट्स का रॉयल्टी, ऐसे दो अलग अलग सेक्शन है। 80 QQB पहले बुक्स का है और फिर RRB आएगा, वो पेटेंट्स का रॉयल्टी आएगा। तो पहले समझ लो कि इसके अंदर बेसिक फंडा क्या है। फंडा सिंपल है कि मैंने एक बुक लिखी है और उस बुक को मैं पब्लिशर को देता हूं पब्लिश करने के लिए, तो पब्लिशर उसको पब्लिश करेगा और मेरे को रॉयल्टी पे करेगा। तो वो रॉयल्टी जो मुझे मिलेंगी उसका डिडक्शन यहां पर दिया गया है। अब ये रॉयल्टी जो है वो दो अलग अलग तरीके से मिलती है। एक होती है लमसम, यानी कि मैंने एक पब्लिशर से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि देखो मैं एक बुक लिखने वाला हूं और आप मेरे को 50 लाख रुपए दे दो, तो मैं बुक के राइट्स आपको दे दूंगा, फिर आप पब्लिश करते रहना। 5 साल 10 साल जितने साल चलती है, लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा चलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो कम चलेगी। बट आई वॉन्ट 50 lakhs। तो मैंने पब्लिशर से 50 लाख रुपए ले लिए लमसम में और एक बुक लिखकर उसको दे दी। अब वो देखेगा और बिकती है तो बिके, ना बिके तो ना बिके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से राइटर्स के साथ करता है पब्लिशर, जिनके ऊपर उसको भरोसा है कि ये राइटर अच्छा है, इसके बुक लोग पढ़ते हैं, तो ही इज रेडी टू इन्वेस्ट दैट मच मनी। ही पेज मी 50 lakhs, टेक्स माई राइट्स एंड देन ही पब्लिशेस। तो इसको लमसम कंसिडरेशन कहते हैं फॉर असाइनमेंट ऑफ राइट्स। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है पर बुक रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या होगा कि मैंने बुक लिख दी, फिर पब्लिशर के पास गया, टाटा मैकग्रो-हिल, मैंने कहा कि मेरी बुक आप पब्लिश करो। उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे। तो रॉयल्टी बेसिस पे, यानी मैंने पूरा राइट असाइन नहीं किया उनको, असाइनमेंट नहीं है, मैंने सिर्फ टेम्पररी राइट दिया 1 साल के लिए, क्या 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए आप पब्लिश करो। फिर मैं जाके दूसरे पब्लिशर को भी दे सकता हूं, पर मैं तीसरे को भी दे सकता हूं, मैं चौथे को भी दे सकता हूं। आई कैन गिव टू n नंबर ऑफ पब्लिशर्स, क्योंकि राइट मेरे ही पास रखता हूं। मैंने सिर्फ पब्लिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है। और पहला क्या था, असाइनमेंट ऑफ राइट का कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने राइट्स असाइन कर दिए एक पब्लिशर को 50 लाख रुपए में, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अभी रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये रॉयल्टी जो है, तो इसमें भी 2 तरीके की रॉयल्टी होती है। या तो लमसम, तो मैंने एक पब्लिशर को बोला ठीक है 5 लाख रुपए दो, आप 1 साल तक पब्लिश करो मेरे बुक। या फिर पर बुक बेसिस पे होता है कि आप जितने बुक पब्लिश करोगे मेरे को आप 15% 20% रॉयल्टी दो। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पब्लिशर है, BCom MCom के बुक्स लिखता है, छापता है, तो उनको मैंने राइट्स देके रखे। CA की बुक तो मैं खुद पब्लिश करता हूं, लेकिन जो BCom वगैरह के रहते, टैक्स वगैरह के बुक्स रहते, तो आई हैव गिवन राइट्स टू देम। कोई बताने लायक बात भी नहीं है ये, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। ठीक है, बुक पब्लिश हो रही है नाम से तो अच्छा लगता है, मगर रॉयल्टी कितनी मिलती है मालूम है? 15%। और बुक की कीमत कितनी होती है मालूम है? 100 रुपए। अब BCom की बुक है, कितनी कीमत? 100-120 रुपए उसकी कीमत है, उसके अंदर 1500 रुपए मेरे को रॉयल्टी मिलती है। यानी 15 रुपए 16 रुपए पर बुक। 1000 एक बुक बिक जाती है साल में, तो भी कितनी आएंगी? 1000-2000 भी बिक गई तो कितनी रॉयल्टी आएंगी? यानी 1 लाख रुपए भी नहीं होता, मगर ठीक है, चाय पानी का खर्चा निकल जाता है। ओके, गुड। नाउ द पॉइंट इज कि इसमें डिडक्शन कैसे दिया है वो अपन देखते हैं। सो लेट्स सी 80 QQB। तो समझ में आया मैं कौन हूं? राइटर। और मैंने बुक पब्लिश करने के लिए दिया है लोगों को, और मेरे को या तो लमसम में मिलेगा फॉर असाइनमेंट ऑफ राइट्स, या फिर रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी भी 2 तरीके से मिल सकती है, लमसम या पर बुक बेसिस। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखते हैं। तो देखो, क्योंकि भी कहता है कि असेसी कौन है, तो इंडिविजुअल है ऑब्वियसली। बुक कौन लिखेगा? कंप्यूटर बुक लिखता है क्या? नहीं, इंडिविजुअल। कंपनी बुक लिखती क्या? नहीं, ओनली इंडिविजुअल कैन राइट अ बुक। बीइंग एन ऑथर और अ जॉइंट ऑथर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। नाउ दिस डिडक्शन इज ओनली फॉर रेसिडेंट ऑथर्स। अपने इंडिया में जो ऑथर्स है, चेतन भगत, झुम्पा लहरी, फारूक हक वगैरह वगैरह जो फेमस है सारे, उनको डिडक्शन मिलेगा।
जॉइंट ऑथर भी हो सकता है, यानी दो लोगों ने मिलके बुक लिखी तो उसको जॉइंट ऑथर्स कहते हैं, तो उसको भी मिलेगा, लेकिन रेसिडेंट होना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन. ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया एंड ही कैन बी अ सोल ऑथर और ही कैन बी अ जॉइंट ऑथर, दोनों चलेगा. इनकम क्या है देखो, लमसम कंसिडरेशन for assignment or grant of any of his interests in the copyright of any book being work of literary, artistic or scientific nature. तो ये पहला पॉइंट है असाइनमेंट वाला, कि मैंने राइट्स एक पब्लिशर को असाइन कर दिए और लमसम कंसिडरेशन उठा लिया 50 लाख. लेकिन बुक कौन सी होनी चाहिए, देखो आप, हर बुक को डिडक्शन नहीं है, सिर्फ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर. और मैंने जो बुक लिखे बीकॉम के लिए, वो कौन से बुक है, कॉमर्स के बुक, टैक्स के बुक, और उसका रॉयल्टी मेरे को मिल रहा है. विल आई गेट डिडक्शन? नो, नो डिडक्शन. आर्ट के बुक लिखो, डिडक्शन मिलेगा. लिटरेरी नॉवेल्स लिखूंगा तो डिडक्शन मिलेगा. चेतन भगत को डिडक्शन मिलता है क्योंकि वो नॉवल लिखता है. कोई आर्ट की बुक लिखता है उसको मिलेगा. साइंटिफिक बुक लिखो तो मिलेगा, लेकिन कॉमर्स के बुक लिखे, मैनेजमेंट के बुक लिखे, नो डिडक्शन. बहुत नाइंसाफी हर जगह है ना, तो हर सेक्शन में नाइंसाफी. कहीं इसको मिलेगा तो उसको नहीं, कहीं उसको मिलेगा तो इसको नहीं. अरे काई को ऐसे लॉस बनाने का, मैं तो परेशान हो गया. लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर के बुक होने चाहिए, और वो भी बुक होना चाहिए. अभी नीचे बुक का भी डेफिनेशन बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. वो मैगजीन वगैरह में आर्टिकल लिखे साइंस के ऊपर और पैसे मिले, उसके आर्टिकल लिखने के पैसे मिलते मैगजीन्स में, उसका कोई डिडक्शन नहीं है क्योंकि वो बुक नहीं है. देन सेकेंड है रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस. ये वो टेम्पररी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको रॉयल्टी कहते हैं फिर अपन. वेदर ऑन लमसम और अदरवाइज, यानी पर बुक. इसमें लमसम भी होता है या पर बुक भी होता है, अदरवाइज यानी पर बुक इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बुक्स. तो चाहे आपको असाइनमेंट का लमसम मिले या आपको रॉयल्टी मिले, रॉयल्टी लमसम में मिले या पर बुक मिले, तीनों का डिडक्शन अवेलेबल है. डिडक्शन कितना देखो, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, whole of such income referred to above or an amount of rupees 3 lakh whichever is less. अब वो जो लमसम देखा था ना अपन ने, लमसम अगर मिलेगा तो दो चीजों को ही चेक करना है, जो इनकम अराइज हुई अपने को रॉयल्टी से, और 3 लाख whichever is less. लमसम में अपन दो ही चीज को चेक करेंगे. और अगर पर बुक मिला है तो फिर तीनों को चेक करना है. अगर पर बुक रॉयल्टी है, यानी वेरिएबल रॉयल्टी जिसको अपन कहेंगे, पर बुक बेसिस पे है, तो फिर तीनों को चेक करना है, एंड व्हिचएवर इज लेस लेने का है. तो थर्ड पॉइंट भी उसमें अटैच होता है, एक कंडीशन है. तो वो कंडीशन क्या है देखो, उसमें लिखा है कि वेयर द इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी और द कॉपीराइट फीस इज नॉट अ लमसम, इज नॉट लमसम यानी पर बुक है, 15% ऑफ सेल प्राइस बिफोर अलाउइंग एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम. 15% एक लिमिट है, ये लेना है, लेकिन 15% क्या है, बिफोर अलाउइंग एक्सपेंस. लेकिन अपन जो लिमिट एक्चुअल लेंगे वो क्या लेंगे, 15% माइनस एक्सपेंस, ये लेंगे, ये लिमिट है. इंग्लिश वर्ड्स में मत फंसना, लैंग्वेज में मत फंस जाना. वहां लिखा है 15% लो बिफोर अलाउइंग एक्सपेंस, लेकिन अपने को तो इनकम निकालना है ना. वेयर इनकम, अपने को इनकम निकालना है. इनकम कैसे निकलती है, 15% ऑफ सेल प्राइस इनकम है क्या, नहीं, वो तो ग्रॉस रॉयल्टी है. उसमें से मेरे बुक लिखने के जो खर्चे हुए वो तो माइनस करना पड़ेगा ना, तब मेरे को इनकम मिलेगा. तो यहां कहने का मतलब क्या है कि इनकम को कैलकुलेट करो बाय टेकिंग 15% ग्रॉस रॉयल्टी. 15% अज्यूम करो कि ग्रॉस रॉयल्टी मिला और उसमें से इनकम निकालो, और वो इनकम जो निकलेंगी वो आपका लिमिट रहेगा. तो लिमिट एक्चुअली 15% माइनस एक्सपेंस,
15% ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द बुक माइनस एक्सपेंस। तो इसका लॉजिक समझाता हूं अभी मैं आपको, तो समझ में आएगा क्यों दिया ऐसा। तो देखो इसका एक कैलकुलेशन अपन देखते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी। कैलकुलेशन सिंपल है, पहले एक लमसम वाला ले लेते हैं। तो मान लो कि प्रीवियस ईयर 15-16 में मिस्टर पाई करके एक ऑथर है, ठीक है, उन्होंने बुक लिखे और उनको रॉयल्टी मिला लमसम रॉयल्टी रिसीव कितना 7 लाख, और उनके खर्चे हुए थे एक्सपेंसेस इनकर्ड, बुक राइटिंग के खर्चे वर्चे जो है उनके और बाकी खर्चे, वो 80,000 रुपए के थे, 80,000 के उनके खर्चे थे। अब क्या करेंगे अपन के पहले उनका कंप्यूटेशन जो बनाएंगे ना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आंसर। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनेगा तो उसमें ये जो पहले अदर इनकम्स लिख लेते हैं, उनके अदर इनकम्स भी होंगे कुछ, बिजनेस हेड, सैलरी हेड या जो भी होंगे। तो अदर इनकम्स उनके है 12 लाख, और ये रॉयल्टी जो है वो आईओएस में आएगा, है ना। तो आईओएस में अपन रॉयल्टी इनकम कितनी लेंगे, कितना 7 लाख माइनस खर्चे 80,000 के, खर्चे तो माइनस होंगे ना, 7 लाख तो ग्रॉस अमाउंट रिसीव था, माइनस एक्सपेंस होंगे, तो 6,20,000 का तुम्हारा इनकम आएगा। तो तुम्हारा जीटीआई कितना आएगा 18,20,000, करेक्ट। अब इसमें से अपने को डिडक्शन देना है, तो 18,20,000 में नीचे लिखो चैप्टर 6 से डिडक्शन। तो इसके अंदर मान लो कि 80C वगैरह भी है उसके पास, 80C एक्सेट्रा कुछ 2,10,000 के है, एक्सेट्रा लिखा है, तो 80D CCC यानी वो सब मिला के 1,50,000 80C में आ गया, और बाकी मिला के 210 के और डिडक्शन से, तो वो भी ले लो। और फिर आएगा 80QQB। तो 80QQB में दो बातें लिखेंगे अपन, एक रॉयल्टी इनकम, यहां याद रखो बार बार मैं एक बात कह रहा हूं और आप गलती मत करना एग्जाम में, कि ग्रॉस रॉयल्टी मत लेना, रॉयल्टी इनकम लेना है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव नहीं लेने का। तो रॉयल्टी इनकम कितनी है 6,20,000, अपन 7 लाख नहीं लेंगे, हाँ 6,20,000 लेंगे। और द मैक्सिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी 3 लाख, विच एवर इज लेस, तो डिडक्शन कितना मिलेगा 3 लाख, ठीक है। तो 18,20,000 तुम्हारा इनकम था, कर दो उसमें से माइनस, 18,20,000 लेस 2,10,000 अदर चैप्टर 6 रिडक्शन लेस 3 लाख, तो 13,10,000 का उनका टैक्सेबल इनकम आ गया। सिंपल। तो लमसम वाला केस है तो बहुत सिंपल होता है, इनकम फ्रॉम द रॉयल्टी ऑन बुक्स एंड मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लेस। हो गया। फिर देखो, अगर उनको रॉयल्टी पर बुक बेसिस पे मिले तो क्या होगा, फिर बड़ा मजा आता है। तो पर बुक देखते हैं, ठीक है, नया नाम ले लो, मिस्टर राई, पाई के बाद राई, राई को बुक पे रॉयल्टी मिल रहा है 3,000 बुक उनके पब्लिश हुए,
इस साल में, और रॉयल्टी ऑन 3000 बुक्स at the rate of 22% of sale price of 160, ऐसा लिख दो। रॉयल्टी ऑन 3000 बुक्स एट 22% ऑफ सेल प्राइस 160, यानी एक बुक का सेल प्राइस 160 है, 3000 बुक पब्लिश हुए, 22% का रॉयल्टी मिला। तो आप निकाल सकते हैं वैसे कितना मिला, 3000 इंटू 160 इंटू 22%, 1,05,600 का टोटल रॉयल्टी मिला है। गुड। फिर क्या हुआ कि हमने एक्सपेंस भी तो इनकर किए होंगे, तो लिख दो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन राइटिंग द बुक्स इज, मान लो कि 12,600 के एक्सपेंस थे। अब क्या करेंगे अपन, डिडक्शन निकालेंगे। अब एक कंप्यूटेशन नहीं बनाता, सीधे अपन डिडक्शन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा चलो बता ही देता हूं, नहीं तो कुछ लोगों को बाद में कंफ्यूजन होता है। लेट्स मेक टोटल, तो कंप्यूटेशन बना लेते हैं। इसमें बाकी इनकम्स ले लेते हैं, अदर इनकम्स प्रॉब्लम में दिए रहेंगे 20 लाख, और आईओएस में रॉयल्टी इनकम आ जाएगा, कितना आएगा, 1,05,600 माइनस 12,600 के खर्चे, 93,000 आ गया। सो जीटीआई 20,93,000। इसमें से फिर अपन लेंगे डिडक्शन। मान लो कि और कोई नहीं है तो 80 क्यू भी अकेला ही। अच्छा ये भी एग्जाम में आपको याद रखना पड़ता है, वहां पूछा नहीं जाएगा फाइंड आउट डिडक्शन दर 80 क्यू भी। वहां तो क्या है कि आपको रॉयल्टी वर्ड दिखा, रॉयल्टी ऑन बुक्स, तो समझना पड़ेगा कि अरे अपने को डिडक्शन देने का है, ठीक है। तो 80 क्यू भी में डिडक्शन निकालते हैं। अब यहां कितने अपन पॉइंट्स लेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे। नंबर 1 द एक्चुअल इनकम, तो एक्चुअल रॉयल्टी इनकम कितना हुआ, ग्रॉस लेंगे कि एक्सपेंस माइनस करके नेट लेंगे 93,000। इसे मैं सब समझा रहा हूं, देखो जितना अपन यहां लेंगे ना नेट इनकम ही लेंगे ना कंप्यूटेशन के अंदर, इसीलिए डिडक्शन में भी नेट लेने का है। तो यहां ग्रॉस लेंगे तो क्या होगा, तो साला डिडक्शन इनकम से ज्यादा ऐसा होता है क्या कभी, नहीं। तो एक्चुअल इनकम लेने का। फिर बी पॉइंट में लेंगे अपन लिमिट, मॉनेटरी लिमिट, मैक्स लिमिट। तो मैक्सिमम मॉनेटरी लिमिट कितनी है, 3 लाख। और तीसरा लेंगे अपन रॉयल्टी कैलकुलेटेड एट 15%। तो 15% से अगर अपन रॉयल्टी निकाले तो कितना आएगा वो देखो, इनकम एट द रेट ऑफ 15% रॉयल्टी। तो कितने बुक्स पब्लिश हुए तुम्हारे, 3,000। लो कैलकुलेटर में 3,000 इंटू 160 इंटू 15% अगर लिया जाए तो कितना आता है, 72,000 आता है। रॉयल्टी इनकम एट 15% वुड बी 72,000। फिर 72,000 में से तुमने जो खर्चे किए 12,600 वो अपन माइनस करेंगे, तो अपने को नेट इनकम मिलेगा। तो 72 माइनस 12,600 के जो खर्चे हैं ये आएगा 59,400। फिर लेंगे लीस्ट ऑफ दी 3 यानी कि 59,400। तो तुम्हारा डिडक्शन जो रहेगा वो रहेगा 59,400 ओनली।
बैलेंस टैक्सेबल इनकम 20,93,000 माइनस 59,400 20,33,600 ये आएगा डिडक्शन टोटल इनकम। तो यहां एक गलती क्या करेंगे आप कि ये 72,000 पूरा लिख देंगे आप, 15% से 72,000 आना चाहिए, तो 72,000 पूरा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि वो तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ रॉयल्टी कैलकुलेट किया एज इफ के यू आर रिसीविंग एट 15%, फिर उसमें से खर्चे तो माइनस होंगे ना, क्योंकि खर्चे यहां भी माइनस किया अपन ने। देखो ये जो एक्चुअल इनकम निकाला 93, इसमें खर्चे माइनस करके निकाला ना, तो ये जो 15% से लेंगे उसमें से भी खर्चे माइनस करने पड़ेंगे, तो ये बैलेंस आएगा, और फिर इन तीनों का जो सबसे कम है वो डिडक्शन आपको मिलेगा। तो लॉजिक क्या है 15% का? लॉजिक ये है कि एज इफ यू आर गोइंग टू रिसीव रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 15%, जो वैसे आपको एक्चुअल में 22% मिला है, तो गवर्नमेंट कहता है आपको 22% मिलेगा, तो उतना डिडक्शन हम नहीं देंगे, डिडक्शन देंगे एज इफ यू हैव रिसीव रॉयल्टी एट 15%। मान लो कि 15% मिले, फिर उसमें से इनकम निकालो कितनी आएंगी, और वो जो इनकम आएगी वो अपन डिडक्शन देंगे। क्लियर? तो इस तरह से 3 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे अगर पर बुक बेसिस पे है तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सिंपल रहता है। और फिर उसमें कुछ पॉइंट्स दिए, देखो एक्सप्लेनेशन सबसे पहले दिया है, बुक का मतलब क्या, तो वहां बोला है बुक shall not include brochures, commentaries, diaries, guides। स्कूल में आते थे ना गाइड्स, हम पढ़ के पास हुए, हाँ, तो गाइड्स में भी साइंस के गाइड्स होते ना, तो जो ऑथर होगा जिसने साइंस के गाइड्स लिखे तो उसको डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, नो डिडक्शन। डायरीज लिखा किसी ने, नो डिडक्शन। मैगजीन्स में आर्टिकल्स पब्लिश किए, जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश किए, न्यूज़पेपर में उसके आर्टिकल्स पब्लिश हुए, नहीं नहीं नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। पैम्फलेट्स छापे उसने, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, फिर टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स, स्कूल्स को अंडरलाइन करो, नॉट क्वालिफाई। स्कूल के जो टेक्स्ट बुक लिखने वाले लोग, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लिखते ना, उनको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। साइंस के बुक लिखे, लैंग्वेजेस के बुक लिखे, कोई डिडक्शन नहीं, लेकिन कॉलेज के बुक लिखे तो मिलेगा। वहां बाजू में लिख दो, कॉलेज बुक्स आर एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, कॉलेज बुक्स आर एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन। कॉलेज बुक्स आर एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन। कॉलेज बुक्स यानी आपने बुक लिखा जो कॉलेज रिकमेंड करता है, तो वहां डिडक्शन मिलेगा। यानी मेरे भी बुक्स देखो जो बीकॉम वगैरह के है, वो कॉलेज बुक्स है, तो उसके लिए डिडक्शन मिलना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली ये साइंस या लिटरेचर या आर्ट की बुक नहीं है, इसलिए नहीं मिलता। सो सैड, बहुत नाइंसाफी है। You should elect me as a finance minister. फिर ट्रैक्स एक है, ट्रैक्स होते हैं, उसका भी नहीं मिलेगा। पोस्टर्स रहते वो दीवार पे चिपकाते, ट्रैक्स एंड अदर पब्लिकेशंस ऑफ सिमिलर नेचर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो एड्यूस देम जेनरिस रूल लगाना है कि ये जो ऊपर में स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए, वैसे ही अगर और कोई ऐसे पब्लिकेशन रहे जो चिल्लर हो, बुक के फॉर्म में ना हो, तो उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर अदर कंडीशंस में लिखा है, 2 कंडीशंस है। एक ये है कि अगर आपका इनकम इंडिया के बाहर से आ रहा है, यानी आपके बुक इंडिया में तो कोई नहीं पढ़ रहा, बाहर वाले पढ़ रहे हो सकता है हमने कोई साइंस का बुक लिखा, फारूक हक ने साइंस का बुक लिखा, वो इंडियंस को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फॉरेन में बहुत बिक रहा है। कहां पर? सोमालिया, इथियोपिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, वहां के लोगों को मालूम नहीं क्या समझ में आ रहा है, तो बहुत खरीद रहे। तो मेरे को रॉयल्टी है ना तो फॉरेन से आ रही है, तो उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है देंगे, उसका भी देंगे, उसमें क्या है, पैसा इंडिया से है, फॉरेन से है, कहीं से भी है, रॉयल्टी है ना तो डिडक्शन देंगे। लेकिन आप रेसिडेंट होने चाहिए, तो मैं रेसिडेंट हूं,
तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा। तो लेकिन एक कंडीशन है वहां, और वो ये है कि फॉरेन से अगर रॉयल्टी इनकम है तो वो जो पैसा है वो इंडिया में लाने का है। Within 6 months of the end of the financial year or within such time as may be extended by RBI. प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर वो पैसा लेके आओ, या फिर आरबीआई से एक्सटेंशन लेकर के जितना भी मिले आपको उसमें लाओ। अगर ये पैसा आप नहीं लाओगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिंपल, पैसा इंडिया में नहीं लाओगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। पैसा इंडिया में लाना जरूरी है इन ऑर्डर टू क्लेम द डिडक्शन। तो ऐसा उसमें लिखा है, देखो, इफ एनी इनकम इज अर्न फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, यानी रॉयल्टी मेरे को इंडिया के बाहर से आ रही है, इट इज ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द एसएससी इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और विद इन सच पीरियड एज मे बी एक्सटेंडेड बाय रब्बी आरबीआई। फर्दर द एसएससी शैल फर्निश अ सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म फ्रॉम रब्बी अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। वो सर्टिफिकेट भी लाके अटैच करना पड़ता है। किस चीज का सर्टिफिकेट? कि इतना इतना पैसा हम इंडिया में लेके आए हैं, एक सर्टिफिकेट वहां से मिलेगा। और अगर नहीं लाए तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और फिर बाद में पैसा आ गया तो फिर मिलेगा, तो फिर रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ता है। यानी ये अपन ने रिटर्न भर दिया विदाउट क्लेमिंग डिडक्शन, क्योंकि पैसा आया ही नहीं था, 6 महीने हो गए थे। लेकिन बाद में साल, 1.5 साल, 2 साल बाद अगर पैसा आ जाए ना, तो फिर आप रेक्टिफिकेशन के एप्लीकेशन कर सकते, या अगर रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम है तो वो करके फिर रिफंड क्लेम करेंगे। या असेसमेंट हो गया है तो रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ता है फिर 154 के अंदर। यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ असेसमेंट एंड क्लेम डिडक्शन, क्योंकि पैसा बाद में आ जाएगा तो आप डिडक्शन ले सकते हो। खैर, वो सब बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट ऐसा दिया है कि एक सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ता है फॉर्म 10CCD के अंदर। किससे? पब्लिशर से, सीए नहीं, पब्लिशर से लाना पड़ता है। ड्यूली वेरीफाइड बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सच पेमेंट, यानी कौन? पब्लिशर। तो पब्लिशर से एक सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, रॉयल्टी का सर्टिफिकेट होता है। उसमें वो सर्टिफाई करके देगा कितना रॉयल्टी उसने आपको पे किया है। तो ऐसा है। फिर ATRRB है उसके बाद, सेम लाइंस पे है। दिस इज रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, यानी अब हमने कोई इन्वेंशन किया है। बहुत सारे इन्वेंशंस होते रहते हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है। अभी वो आई वॉच आ गया है, वॉच में बैठे बैठे आप सब चीजें देख सकते हो। तो ये सब टेक्नोलॉजी इन्वेंशन तो चलते रहता है। तो लोग हैं जो डेवलप करते रहते हैं, पीपल आर इन्वेंटिंग। और जो इन्वेंटर्स होते हैं वो तो साइंटिफिक माइंड के रहते हैं, दे डू इन्वेंशंस एंड देन दे गिव इट टू कंपनीज फॉर मास प्रोडक्शन। तो मैंने भी एक इन्वेंशन किया, मैंने कंपनी को दिया कि आप ठीक है इसको प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचो और मेरे को रॉयल्टी दो, तो वहां से मेरे को रॉयल्टी आएंगी। तो वो रॉयल्टी का डिडक्शन यहां मिलेगा ATRRB के अंदर। लेकिन अपन फिर कौन होने चाहिए? रेसिडेंट। वी शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इन ऑर्डर टू गेट दिस डिडक्शन। तो उसमें लिखा है एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया एंड इज अ पेटेंटी और अ जॉइंट पेटेंटी। तो जो पेटेंट होल्डर है उसको पेटेंटी कहा जाता है, या पेटेंट होल्डर भी लिख सकते हैं। पेटेंटी वर्ड समझ में नहीं आया तो पेटेंट होल्डर। और उसमें एक डेफिनेशन दिया है, हु इज अ पेटेंटी। बहुत इंटरेस्टिंग है। वहां क्या लिखा है कि इसका उसका चुरा करके आपने रजिस्टर करवा लिया तो नहीं चलेगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यू शुड बी द ट्रू एंड द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ दिस इन्वेंशन। यू शुड बी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ दिस इन्वेंशन। इन आपके दोस्त ने इन्वेंशन किया था और आप उसके यहां से चुरा के लेके आ गए उसका डायरी और जाके पेटेंट रजिस्टर करवा लिया खुद के नाम से तो नहीं चलेगा। आप सही और पहले इन्वेंटर होने चाहिए और आपका नाम पेटेंट एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए। तो यू शुड गेट इट पेटेंटेड ऑल्सो। टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाना है, उसका पेटेंट एप्लीकेशन होता है और पेटेंटिंग होता है। whose name is entered on the register of patents as a patentee in accordance with Patents Act of 1970.
Then nature of income eligible for deduction is royalty in respect of a patent registered on or after 1/4/2003. ये इसलिए दिया है क्योंकि सेक्शन तब आया था, 2003 में सेक्शन आया था ATRRB करके, तो इसलिए वो लिखा है. अभी तो बहुत समय हो गया, 12 साल 13 साल, बल्कि कितने, हाँ हो गए 13-14 साल, तो उसको भूल जाओ 2003 में. अमाउंट ऑफ डिडक्शन होल ऑफ द इनकम एज मेंशन अबाउट, यानी फिर से इनकम देख रहे अपन, ग्रॉस नहीं, यानी रॉयल्टी रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस, ऐसे देखना पड़ेगा, रॉयल्टी माइनस एक्सपेंसेस, या सम ऑफ 3 लाख विच एवर इज लेस. बस इसमें कोई पर पेटेंट या ऐसा कोई फंडा नहीं है जैसे बुक्स में था, तो यहां कोई परसेंटेज का लिमिट नहीं है, सीधा 3 लाख रॉयल्टी रिसीव या 3 लाख विच एवर इज लेस. और कंडीशन में पहला कंडीशन वो ये फॉरेन वाला, फॉरेन से अगर पैसा मिल रहा है आपको तो 6 महीने के अंदर इंडिया में लाने का है, या आरबीआई जो टाइम अलाउ करेगा उसके अंदर. फिर एक सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि 10 CCE में एक सर्टिफिकेट लाना है फ्रॉम दी कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स. ये पेटेंट का जो रजिस्ट्री होता है ना, जो करता है उसको कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स कहते हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट है, पेटेंट का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो साथ में अटैच करना है. और एक तीसरा पॉइंट है, ये मेडिसिन वगैरह में एप्लीकेबल है कि अगर आपने कोई इन्वेंशन किया इन टर्म्स ऑफ कोई मेडिसिन, तो वहां पर एक जो रॉयल्टी अपन ले सकते हैं उस पर एक लिमिटेशन लगता है. जो पेटेंट रजिस्ट्रार है वो एक लिमिट लगाता है कि आप इससे ज्यादा रॉयल्टी चार्ज नहीं कर सकते. नहीं तो क्या होता है कि अगर मैंने कोई बहुत ही गंभीर जो बीमारी है उसका इन्वेंशन कर लिया, दवाई निकाल ली, कैंसर की दवाई मैंने इन्वेंट कर ली, तो मैं तो साला कुछ भी रॉयल्टी चार्ज करूंगा, 50,000 रुपए पर गोली, एक गोली 50,000 रुपए का रॉयल्टी, क्योंकि मेरे को मालूम है कि लोगों को खाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज है ही नहीं. तो वी कैन चार्ज एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट्स ऑफ रॉयल्टीज. तो गरीबों के तो बेचारे मर जाएंगे, गोली नहीं खा पाएंगे. तो इसलिए कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स जो है वो एक लिमिट लगाता है कि आप 5,000 रुपए से ज्यादा रॉयल्टी नहीं चार्ज कर सकते, या 500 या 1,000 या 2, जो भी, वो एक लिमिट लगाएंगे. और अगर मैंने रॉयल्टी उससे ज्यादा चार्ज की है तो डिडक्शन कितने अमाउंट का दिया जाएगा, जितना कंट्रोलर ने फिक्स किया था उतने का ही डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा. तो वो एक तीसरा पॉइंट कि वेयर कंपल्सरी लाइसेंस इज ग्रांटेड, इसको कंपल्सरी लाइसेंस कहते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेटेंट अंडर द पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970, द इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी फॉर अलाउइंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड, ठीक है, डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ लाइसेंस सेटल्ड बाय द कंट्रोलर. तो कंट्रोलर ने बोला था कि आप 50 रुपए चार्ज करो मैक्सिमम रॉयल्टी पर टैबलेट, और मैंने चार्ज किया 70 रुपीज, तो डिडक्शन कितने का मिलेगा, 50 का ईच मिलेगा, 70 का नहीं. तो ऐसा वो एक सेक्शन है. तो ATQ भी RRB दोनों सिंपल है. फिर एक ATU है, ATU मैंने समझा दिया था आपको पहले ही, हैंडीकैप पर्सन का सेक्शन है, जहां पे हैंडीकैप पर्सन खुद पैसा कमाता है, उसके सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो वो खुद डिडक्शन लेगा. अगर वो नॉर्मल हैंडीकैप है तो 75,000, और सिवियरली हैंडीकैप है तो फिर 1,25,000. एड हॉक डिडक्शन, इसको अपन एड हॉक डिडक्शन कहते हैं. और वो रेसिडेंट होना चाहिए, हाँ, एक कंडीशन है, ही शुड बी रेसिडेंट इन ऑर्डर टू टेक दिस डिडक्शन. और सर्टिफिकेट में बोला है कि मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लाओ, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट अटैच करना है.